दोस्तों साइबर सिक्योरिटी एंड आईटी को डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर में हमारा मेंस के कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, उनको कवर करेंगे। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये अभी बिल की फॉर्म के अंदर है, अभी फोर्स के अंदर नहीं आया बिकॉज अभी पास नहीं हुआ है पार्लियामेंट से। इसके ऊपर काफ़ी सारी डिबेट्स चल रही हैं, लेकिन फिर भी हम इसको कवर कर लेते हैं ताकि अगर बाद में पास भी होता है तो इसके अंदर में कुछ माइन्यूट से चेंजेस होंगे, कुछ आगे पीछे 2-3 चीज़ें चेंज होंगी, उनको उस समय देख लेंगे। अदरवाइज़ आपको अपडेट करना पड़ेगा खुद से इसको, ठीक है। और बेसिक टर्म जो है, मतलब एक्चुअल के अंदर में क्या इसके अंदर किया जा रहा है, वो चीज़ें हम अभी देख लेंगे। उससे आपको पूरा इसके बारे में आइडिया लग जाएगा। फिर जब भी ये पास होगा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल है, और उसके बाद में आप इसके बारे में देख सकते हो। प्रीलिम के अंदर में भी अभी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये बिल है। जब तक ये एक्ट नहीं बनता तब तक इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी समझने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो अगर बात करते हैं बिल के बारे में, तो बिल के अंदर में उससे पहले हमें कुछ डेफिनेशंस के बारे में समझना पड़ेगा। एक्चुअल में इसमें कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बोला गया है, इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि कौन कौन से पर्सन के ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फर्स्ट टर्म जो है वो है डाटा प्रिंसिपल। डाटा प्रिंसिपल कौन है? इंडिविजुअल, जिसका डाटा लिया जा रहा है। जैसे आप इंडिविजुअल हो, आपका डाटा लिया जा रहा है, हेल्थ का डाटा लिया जा रहा है, फाइनेंशियल डाटा, आपका पर्सनल डाटा लिया जा रहा है, तो आपको बोला जाएगा डाटा प्रिंसिपल, ठीक है। तो इंडिविजुअल जिसका डाटा स्टोर किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, उसको बोला जाएगा डाटा प्रिंसिपल। डाटा फिड्यूशरी वो पर्सन या वो सर्विस प्रोवाइडर जो कि डाटा प्रिंसिपल का डाटा रिसीव करेगा, जो कलेक्ट करेगा, उसको स्टोर करेगा और उसका यूज़ करेगा, उसे बोलेंगे डाटा फिड्यूशरी, ठीक है। एंड थर्ड, डाटा ट्रांसफ़र। इसका सिंपल मतलब है डाटा को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। कहाँ से? जैसे इंडिया के अंदर में डाटा जनरेट किया गया, अब उसको प्रोसेस करने के लिए यूएस के अंदर में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। उसको प्रोसेस करके इंडिया के अंदर में फिर से लेके आएंगे, तो उसको बोलते हैं डाटा ट्रांसफ़र। प्रोसेस करने के लिए आप लेके जा रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस, या स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, किसी चीज़ के लिए भी। फिर आता है डाटा लोकलाइजेशन। इसको हमने देख लिया कि स्टोर करना है डाटा को एक पर्टिकुलर फिजिकल लोकेशन में, नियर बाई, या उसी कंट्री के अंदर में या उसके नियर बाई उसको स्टोर करना है। फिर आता है हमारे पास में इसके प्रोविजंस डाटा प्रोटेक्शन लॉ के। तो इसके अंदर में फर्स्ट प्रोविज़न, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है जो भी हैं, इनके बारे में आपको समझना है क्या बोला जा रहा है इसमें। काफ़ी सारे इसके ऊपर आर्टिकल भी आते हैं। उस समय आर्टिकल के अंदर में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती। जो हमारे हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, इनके अंदर जो आर्टिकल आते हैं उनके अंदर में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं दी होती। इनके अंदर में जो इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है उसके कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट को पकड़ा होता है या क्रिटिसाइज़ किया गया होता है, तो वो सब चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। लेकिन हम इसके पूरे प्रोविज़न देखेंगे तो उनको आपको ध्यान से समझना है एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो फर्स्ट प्रोविज़न के अंदर में, प्रोविज़न से पहले हम ये समझ लेते हैं डाटा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। डाटा कई प्रकार का हो सकता है, उसको हम देख चुके हैं पहले, लेकिन डाटा को भी इसमें डिवाइड किया गया है कि डाटा कितने प्रकार का है और हर प्रकार के डाटा को कैसे यूज़ करेंगे, उसको स्टोर कहाँ पे रखेंगे, उसके लिए डिफरेंट प्रोविज़न है इसके अंदर में। तो डाटा को ट्राइफरकेट किया गया, इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक डाटा को बोला जाएगा पर्सनल डाटा, एक डाटा होगा सेंसिटिव पर्सनल डाटा, और तीसरे प्रकार का डाटा होगा हमारा क्रिटिकल पर्सनल डाटा। तो पर्सनल डाटा कौन सा हो सकता है? जो नॉर्मल हमारा डाटा होता है किसी इंडिविजुअल का, उसका नाम, एड्रेस, जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जो नॉर्मल वाला है, मतलब जो कहीं भी मिल जाएगा पर्सन के बारे में कि उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो तो आप ऐसे ही पूछ सकते हो किसी से, तो मतलब इसको सबसे कम प्रोटेक्शन प्राप्त होगी। उसके बाद सेंसिटिव पर्सनल डाटा, ये थोड़ा सेंसिटिव पर्सनल डाटा है, इसको थोड़ा ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी इसमें। इसमें क्या आएगा? जैसे आपके फाइनेंस के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है आपकी, आप स्ट्रेट हो, गे हो, बायोमेट्रिक्स, जेनेटिक, ट्रांसजेंडर स्टेटस, कास्ट, रिलीजन, ये थोड़े सेंसिटिव मैटर होते हैं। और ये जो है वेरियस पॉलिटिकल टूल की तरह यूज़ किए जा सकते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। और थर्ड प्रकार का है क्रिटिकल पर्सनल डाटा, जो कि काफ़ी क्रिटिकल होगा, किसी भी इंडिविजुअल के लिए काफ़ी क्रिटिकल होगा, या हमारी गवर्नमेंट के लिए काफ़ी क्रिटिकल डाटा होगा। जैसे मिलिट्री के कोई सीक्रेट हैं, कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, कोई हमारा हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल है, प्राइम मिनिस्टर है, उनका कोई पर्टिकुलर डाटा जो कि काफ़ी क्रिटिकल हो सकता है, उसको बोला जाएगा क्रिटिकल पर्सनल डाटा। तो इसमें 3 प्रकार से डाटा को डिवाइड किया गया। अब जो इस पर्सनल डाटा है उसको सबसे कम प्रोटेक्शन मिलेगी, इनको ज़्यादा मिलेगी, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती जाएगी। और बिल ने रिमूव कर दिया डाटा मिररिंग की प्रोसेस। तो अब इसके अंदर में हमने डिवाइड कर दिया इसको 3 पार्ट में। अब देखेंगे वन बाय वन हर एक पार्ट में क्या प्रोटेक्शन है। तो पर्सनल डाटा को क्या किया जाएगा? पर्सनल डाटा के केस के अंदर उसको लेके जाया जा सकता है अब्रॉड के अंदर में, मतलब उसको बाहर स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। बाहर स्टोर कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं, किया जा सकता है। प्लस एक प्रोसेस होती है डाटा मिररिंग। डाटा मिररिंग का मतलब जब आप बाहर उसको प्रोसेस करने के लिए लेके जा रहे हो या बाहर स्टोर करने के लिए लेके जा रहे हो, उसका एक कॉपी
उसी लोकेशन के ऊपर में स्टोर करना है। जैसे इंडिया के अंदर में एक लोकेशन एक कॉपी स्टोर करना है, एक कॉपी यूएस के अंदर में स्टोर कर दिया आपने, इसको बोलेंगे डाटा को मिरर करना, मतलब उसकी कॉपी कर लेना, जैसा वो दिखता है वैसा हूबहू उसको कॉपी कर लेना। तो इस केस के अंदर में पर्सनल डाटा के केस में ये करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो अब्रॉड, उसको प्रोसेस भी कर सकते हो, वो कर लो। तो मतलब पर्सनल डाटा पर ज़्यादा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब बात आती है सेंसिटिव पर्सनल डाटा, इसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। तो जो सेंसिटिव पर्सनल डाटा है इसके ऊपर क्या बोला गया, इसको बोला गया इसको सिर्फ इंडिया में स्टोर करोगे, इसको सिर्फ इंडिया में स्टोर करोगे, लेकिन इसको कुछ कंडीशन में आप लेके जा सकते हो। कौन सी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन इसके अंदर में मेंशन है बिल के अंदर में, या बाद में रूल फॉर्मेशन की जाएगी, कुछ कंडीशन बताई होंगी, उन कंडीशन को अगर वो मीट करता है, प्लस उन कंडीशन को मीट करने के बाद आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, एक बॉडी बनाई जाएगी इसमें जिसको बोला जाएगा डाटा प्रोटेक्शन एजेंसी। तो आपके द्वारा परमिशन ली जाएगी डाटा प्रोटेक्शन एजेंसी से। परमिशन देने के बाद में अगर वो परमिशन देते हैं तो ही आप डाटा को लेके जा सकते हो फॉरेन कंट्री में। पर्सनल डाटा के केस के अंदर उसको लेके जा सकते थे, इस केस के अंदर में आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आप बाहर लेके जा रहे हो उसको। थर्ड प्रकार का डाटा था क्रिटिकल पर्सनल डाटा। अगर क्रिटिकल पर्सनल डाटा को आप मतलब बाहर लेके जाना चाहते हो या प्रोसेस करना चाहते हो तो वो आप नहीं कर सकते, उसको प्रोहिबिट किया गया है। तो फर्स्ट वाला पर्सनल डाटा के अंदर में बाहर लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंसिटिव जो पर्सनल डाटा है उसको बोला गया बाहर तभी लेके जाओगे अगर परमिशन लोगे डाटा प्रोटेक्शन एजेंसी से। और क्रिटिकल के केस में बोला सिर्फ इंडिया में स्टोर करना पड़ेगा, इंडिया में प्रोसेस करना पड़ेगा, इसको आप बाहर नहीं लेके जा सकते। उसके अलावा कुछ और पर्सनल प्रकार डाटा होता है, नॉन पर्सनल डाटा होता है, जैसे मतलब वो पर्सनल नहीं होता इंडिविजुअल का, जैसे आप यहाँ से एक पर्सन से एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर कितने पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं, ये एक तरीके का ट्रैफिक का पैटर्न आता है, ठीक है। या डेमोग्राफिक का डाटा है, जैसे मान लो यूट्यूब के ऊपर में आपके चैनल के ऊपर में कितने मेल देख रहे हैं, कितने फीमेल देख रहे हैं, तो इसमें कोई पर्सनल डाटा इन्वॉल्व नहीं है आपका। उसके अंदर में सिर्फ ये बताया गया, मतलब एक डेमोग्राफी बताया गया, कितने मेल देख रहे हैं, कितने फीमेल, उसमें से कितने उनका क्या मैरिटल स्टेटस है, कितने लोग मैरिड हैं, कितने अनमैरिड हैं, उस टाइप का डेमोग्राफिक डाटा अगर सरकार को आवश्यकता होती है तो सरकार आपसे मांग सकती है। प्लस ये जो अबव डाटा हमने देखा इसको भी सरकार मांग सकती है। कौन सी कंडीशन के अंदर सरकार ले सकती है, सरकार ले सकती है रीजनेबल पर्पजेज़ के लिए, वो मेंशन किए गए हैं, जैसे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी, फ्रॉड वगैरह डिटेक्ट करना, या विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग होता है जब आप इंटरनल कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर कंपनी या कॉरपोरेशन के अंदर में काम कर रहा है, वो करप्शन वगैरह देखेगा अपनी कंपनी कॉरपोरेशन के अंदर में, और वो विसल ब्लो करेगा कि मेरी जो कंपनी है उसके अंदर में गलत हो रहा है। तो जैसे सीटी बजाना टाइप उसके नाम से पड़ा इसका नाम, वो करप्शन को उजागर करेगा, मतलब कोई इनसाइडर मैन करप्शन को उजागर करेगा, उसको बोलेंगे विसल ब्लोइंग। तो या विसल ब्लोइंग जैसे काम हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, क्रेडिट स्कोरिंग, क्रेडिट को स्कोर करना हो, मतलब उसकी कितनी क्रेडिट वर्दीनेस है इंडिविजुअल की, ठीक है। सर्च इंजन एंड अदर कुछ अगर एक्टिविटीज़ होंगी उनके लिए सरकार आपसे डाटा ले सकती है, ठीक है। बिना कंसेंट के आपका डाटा लिया जा सकता है, कोई कंपनी से डायरेक्टली मांग लिया सरकार ने। अब इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसमें बोला जा रहा है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एक काफ़ी ब्रॉड टर्म है, और ये एक तरीके की स्पाइंग हो सकती है इससे, मतलब जो डाटा प्रोटेक्शन के लिए लॉ लेके आए वो उतना मजबूत नहीं होगा अगर ये प्रोविज़न इसमें डाले हुए हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है उसमें। अब इनके ऊपर डिबेट चल रही है, हो सकता है ये प्रोविज़न हट जाए, ना हटे, वो फ्यूचर की बात है। और इसका थर्ड प्रोविज़न था सोशल मीडिया कंपनी को बोला गया जब भी आप अकाउंट बनाते हो किसी भी इंडिविजुअल का, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा वेरिफिकेशन डिटेल लो, एनोनिमस अकाउंट ना बनाए कोई भी, ताकि वो अगर मान लो वो कोई हेट फैलाता है या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उसको हमारे द्वारा पर्सन को पकड़ा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोविज़न इसके अंदर में आता है प्रोविज़न नंबर 5, जिसके अंदर बोला गया है एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाया जाएगा। जिस तरीके से आरबीआई रेगुलेट करता है फाइनेंशियल सेक्टर को, हमारे बैंकिंग सेक्टर को आरबीआई रेगुलेट करता है, और फाइनेंशियल सेक्टर को हमारा सेबी रेगुलेट करता है, उसी तरीके का रेगुलेटर बनाया जाएगा। डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी उसका नाम होगा, और वो रेगुलेट करेगा डाटा को। परमिशन आपने लेनी है, फॉरेन कंट्री में डाटा को लेके जाना है, इंडिया के अंदर में प्रोसेस करना है, तो उसके लिए डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जाएगी। प्लस हर कंपनी के अंदर में एक डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। जैसे आरटीआई एक्ट के अंदर में हमारे पास में पीआईओ अपॉइंट किया जाता है, वैसे यहाँ पे डीपीओ अपॉइंट किया जाएगा। कंपनी अपॉइंट करेगी इस पर्सन को, लेकिन इस पर्सन का कॉन्टैक्ट होगा किसके साथ में, जो हमारी डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है ऊपर, इसके साथ में कॉन्टैक्ट होगा, और ये उनको बताएगा ऑडिटिंग वगैरह, ग्रीवेंस वगैरह अगर कुछ है डाटा से रिलेटेड, तो उन सब से रिलेटेड ये इन्फॉर्म करेगा हमारी कंपनी डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी को। तो ये बात ध्यान रखनी है, एक ऑफिसर भी होगा। अब ये प्रोविज़न चेंज हो सकते हैं, तो ये सिर्फ हमने बेसिक समझना है एक्चुअल में क्या इसकी रूपरेखा है, किस तरीके से इसको बनाया गया। अगर ये समझ गए तो फिर चेंजेस आएंगे उनको तो आप समझ ही जाओगे। प्लस इसके अंदर में एक प्रोविज़न डाला गया है पर्पज़ लिमिटेशन और कलेक्शन लिमिटेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप पर्पज़ लिमिटेशन का मतलब ये हो रहा है कि जिस पर्पज़ के लिए आपने डाटा कलेक्ट किया उसके लिए आप यूज़ करो। जैसे आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की, उस एप्लीकेशन के द्वारा बोला गया हम आपके फ़ोन का जो फ़ोटो और आपकी ऑडियो उनको रीड करना चाह रहे हैं,
क्योंकि हमें उससे हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको चलने में मदद मिलती है इससे। आपने परमिशन में यस कर दिया, अब इसने क्या किया, इसने तो आपसे परमिशन मांगी थी कि फ़ोटो को रीड करना है ताकि मैं अपनी ऐप चला सकूँ, लेकिन इसने आपका जो डाटा था फ़ोटो ऑडियो उसको डाउनलोड कर लिया और उसको बेच रहा है ब्लैक मार्केट में। तो जिस पर्पज़ के लिए इसने आपसे परमिशन ली थी सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता है। अगर इसने आपका जो डाटा है उसको डाउनलोड करना है या अपलोड कर लेना है, अपने पास लेके आना है इसने, तो इसको सेपरेट परमिशन लेनी पड़ेगी। आप एक बार परमिशन लेके सब कुछ नहीं कर सकते, पर्पज़ लिमिटेशन है। प्लस कलेक्शन लिमिटेशन, कलेक्शन लिमिटेशन के अंदर में आपके ऊपर लिमिटेशन है जितने डाटा की आपको आवश्यकता है। अननेसेसरी डाटा आप कलेक्ट ना करो, जितने डाटा की आपको आवश्यकता है उतना ही आप कलेक्ट करो। तो ये आता है कलेक्शन लिमिटेशन। ऐसा नहीं फालतू में अननेसेसरी तरीके से आप डाटा कलेक्ट करते जा रहे हो, ठीक है। तो इसमें लिमिटेशन होगी कलेक्शन के लिए भी। फिर इसके अंदर में आता है इंडिविजुअल को राइट दिया जाएगा वो डाटा पोर्टेबिलिटी का। पोर्टेबिलिटी का मतलब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस अपना डाटा मूव कर सकते हो। जैसे मान लो आपका डाटा जियो के पास है और आप चाहते हो उसको पोर्ट करवा के आपका डाटा एयरटेल को भी अवेलेबल हो, तो वो आप करवा सकते हो, ठीक है। प्लस बोला गया इसके अंदर में इंडिविजुअल अपने डाटा को एक्सेस कर पाए। तो एक्सेस के अंदर में जैसे मान लो आप गूगल के अंदर भी चले जाते हो, तो गूगल के अंदर में भी आपको ऑप्शन मिल जाती है। गूगल आपको बता देता है गूगल ने जितना आपका डाटा वगैरह लिया हुआ है, या फेसबुक के अंदर में, और ये भी बता देंगे आप किस प्लेस के ऊपर मूव किए। तो वो सब चीज़ें इनके द्वारा बताई जाती हैं। तो वैसे ही इसके अंदर में पर्सन के पास में एक्सेस होनी चाहिए अपने डाटा के प्रति। फिर फाइनली इसके अंदर में एक प्रोविज़न है जिसका नाम है राइट टू बी फॉरगॉटन। अगर पॉलिटी के अंदर में क्वेश्चन आता है कि हाँ इंडिया के अंदर में राइट टू बी फॉरगॉटन है, इसका मतलब बेसिकली ये हो रहा है अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपकी नेट के ऊपर चली गई है तो सिंपल केसेस के अंदर में, प्रेजेंट केसेस में आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। मान लो आपने मतलब आपके खिलाफ़ में कोई झूठा केस हो गया चोरी का, या कोई और पर्टिकुलर मर्डर का केस हो गया, उस केस के अंदर में इन्फॉर्मेशन एक बार इंटरनेट के ऊपर चली गई, ठीक है। मान लो उसके बाद में कोर्ट के द्वारा बोला गया कि ये केस जो था ये झूठा केस था और इससे मतलब आपकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको धक्का पहुंचाने के लिए इसको डाला गया था और इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो कोर्ट आपको एक्यूट कर देता है उस केस के अंदर में। तो इस केस के अंदर में आपके पास कोई राइट नहीं है, आप बोलोगे कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसको डिलीट करो। लेकिन राइट टू फॉरगॉटन का मतलब है अगर इस टाइप की कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप बोल सकते हो, जो डाटा फिड्यूशियरी है जिसने डाटा कलेक्ट किया हुआ है गूगल है, आप उसको बोलोगे कि इसको डिलीट किया जाए मेरी तरफ से, ठीक है। तो ये वाला इसके अंदर में आएगा। तो इंडिया के अंदर में प्रेजेंटली कोई प्रोविज़न नहीं है राइट टू बी फॉरगॉटन के लिए, बट अब ये इसके अंदर में प्रोविज़न आएगा, तो ये भी ध्यान रखना है। और ये हमने कहाँ से लिया हुआ है, यूरोपियन यूनियन का लॉ है एक जिसका नाम है जर्नल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ठीक है। तो ये आई थिंक 2018 के करीब में आया था वहाँ पे, और उसके बाद में इंडिया के द्वारा भी सोचा गया कि इस टाइप का एक्ट बनाया जाए और हमने भी डाटा प्रोटेक्शन एक्ट हम भी लेके आए। अब एडवांटेज क्या आती हैं, एक तो राइट टू प्राइवेसी, पुट्टा स्वामी जजमेंट 2017 उसमें मदद करता है ये प्राइवेसी को मेंटेन करने में। डाटा डेमोक्रेसी, ये टर्म हम देख चुके हैं, उसमें हेल्प करता है। डाटा एज अ पब्लिक गुड, इसका मतलब ये आ रहा है कि डाटा को यूज़ करेंगे, सरकार के द्वारा यूज़ किया जाएगा एज अ पब्लिक गुड, सब लोगों को पब्लिक गुड जो कि सब लोगों को अवेलेबल होगी, और उसका यूज़ किया जाएगा स्टार्टअप खोलने के लिए, हमारी कंपनीज़ को मदद कर दी जाएगी, प्राइवेट कंपनीज़ को, सरकार पॉलिसी बनाने के अंदर में उसको यूज़ कर लेगी। तो डाटा को एज अ रिसोर्स यूज़ किया जाएगा। फिर उसके बाद में ये डाटा सोवरेनिटी को इंश्योर करेगा, बिकॉज जब आप बोल रहे हो क्रिटिकल आपका पर्सनल डाटा वो इस देश से बाहर नहीं जा सकता, या सेंसिटिव पर्सनल डाटा को देश से बाहर जाने के लिए डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उस केस के अंदर में भी आप ये बोल रहे हो कि हम अपने डाटा को ओन करते हैं और हम डिसाइड करेंगे हम क्या करना चाहते हैं उसके साथ। फिर हमारी सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ वगैरह काफ़ी फैलती है, और हमने यहाँ पे एक प्रोविज़न देखा जिसके अंदर सोशल मीडिया कंपनी को बोला गया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेरिफिकेशन करनी है ताकि एनोनिमिटी ना रहे, तो उसके अंदर में ये हमें हेल्प करेगा। उसके अलावा ये हेल्प करेगा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, इनको बोला गया कि आप डाटा वगैरह ले सकते हो, ठीक है। इसके अंदर में हमारे द्वारा बोला गया मेडिकल इमरजेंसी के अंदर में ले सकते हो, अनलॉफुल एक्टिविटी को आपने डिटेक्ट करना है, सिक्योरिटी, तो उसके अंदर में आप ये डाटा वगैरह ले सकते हो। तो सिक्योरिटी एजेंसी को मदद मिल रही है। प्लस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर आपने साइन करना है, जैसे इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ साइन करना चाहता है, तो यूरोपियन यूनियन की प्रॉब्लम है, वो बोलते हैं आपका IPR स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर आपके पास डाटा प्रोटेक्शन के लिए कोई मतलब इस टाइप का मैकेनिज़्म नहीं है, तो हम आपके ऊपर बिलीव नहीं कर सकते अगर हम कंप्लीट तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर में, तो हमारा डाटा कैसे सेफ रहेगा, वो मतलब एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया यूरोपियन यूनियन में। तो इस टाइप का एक्ट जब पास कर दिया जाएगा तो कुछ हद तक हमारे लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर आते हैं इसमें डिसएडवांटेज क्या आती हैं। डिसएडवांटेज हमने पहले एक बार देखी थी, उसी टाइप की डिसएडवांटेज होंगी। क्या, पहले तो फिजिकल लोकेशन कहीं पे भी स्टोर करके रखा हो डाटा, इंडिया में भी स्टोर किया, लेकिन वो एनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर होता है, वो कोडेड फॉर्म में होता है, उसको वैसे एक्सेस नहीं कर सकते, और उसकी जो एनक्रिप्शन कीज़ होती हैं वो उनकी होम कंट्री के अंदर रखी होती है इन्होंने। अगर वो होम कंट्री के अंदर है तो आप डाटा पहले वैसे भी एक्सेस नहीं कर पाओगे, बिकॉज होम कंट्री
के अंदर जो की रखी हुई है वो आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आती, आपके पास सिर्फ रॉ डाटा है कोडिफाइड फॉर्म के अंदर में, उसका आप यूज़ नहीं कर पाओगे बिना इनक्रिप्शन की के। तो ऐसा बोला जाता है कुछ लोगों के द्वारा। प्लस नेशनल सिक्योरिटी बोला गया है, रीजनेबल पर्पज़ के अंदर में इंक्लूड किया गया है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। अब वो काफ़ी ब्रॉड टर्म है, उसका मिस यूज़ किया जा सकता है हमारे सिटीजन के ऊपर स्पाइंग करने के लिए। प्लस हमारे पास में फेसबुक, गूगल ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये प्रोटेक्शनिस्ट मूव है, इसके अंदर आप बोल रहे हो डाटा लोकलाइजेशन करो, इसी प्लेस पे स्टोर करो, मतलब ये प्रोटेक्शनिस्ट मूव है और ये गलत है। इस टाइप का आप पास करोगे, कोई और पास करेगा तो पूरे वर्ल्ड के अंदर में इस टाइप की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी। और इंडिया के अपने स्टार्टअप, उनको भी डाटा की आवश्यकता होता है, हमारे अपने स्टार्टअप को डाटा की आवश्यकता है। हमारा ये मान लो ए नंबर स्टार्टअप है, ये डाटा जनरेट करता है इतना सारा। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इस डाटा को प्रोसेस करवाना है इसने। प्रोसेस करवाने के लिए एक तो इंडिया के अंदर में अगर सर्वर वगैरह हैं तो इंडिया के अंदर करवा लेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये सोचता है कि मुझे सस्ता पड़ रहा है कि मैं यूएस से करवा लूँ, चाइना से करवा लूँ, वहाँ पे पहले से सर्वर बने हुए हैं, ठीक है, इंडिया में सर्वर नहीं है, मुझे वहाँ से सस्ता पड़ रहा है, उनके पास में डाटा भेज के प्रोसेस करवा के फिर मैं ले लूँ, तो उसमें मुझे हाफ रेट पे पड़ रहा है। इंडिया में करूँगा तो मुझे अपना सर्वर लगाना पड़ेगा, तो एक तरीके से हमारे अपने स्टार्टअप को डिस्करेज करेगा ये, ऐसा बोला जा रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इंडिया में। तो ये तो हमने देख लिया, इसके प्रोविज़न आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नहीं आएगा इसके ऊपर प्रीलिम के अंदर में, ना ही मेंस के अंदर में अभी के अनुसार, बट क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर में नेक्स्ट ईयर जब ये पास हो जाएगा। उसके बाद प्रीलिम के अंदर में तो डेफिनेटली आ सकता है और मेंस के अंदर में भी आ सकता है, ठीक है। और मेंस में अगर क्वेश्चन आना हो तो जर्नल आ सकता है, जो हमने देखा डाटा डेमोक्रेसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि वो इकोनॉमिक सर्वे में कवर था लास्ट ईयर। और उसके अलावा एक और क्वेश्चन जो साइबर सिक्योरिटी से आ सकता है वो आता है साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इन इंडिया, उसके बारे में। स्टार्ट करते हैं इसको। इसके अंदर में क्या कंटेंट होगा हमारा साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में, इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर नीड देखेंगे आर्किटेक्चर की क्यों, फिर एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म क्या है, फिर इश्यूज़ देखेंगे एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म के अंदर में, ठीक है, एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म में इशू देखेंगे। उसके बाद में क्या चेंजेस की आवश्यकता है वो चीज़ें हम देखेंगे इसमें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन अगर करेंगे तो साइबर कवर करता है सभी एस्पेक्ट, गवर्नेंस को कवर करता है, इकोनॉमी को कवर करता है, वेलफेयर, नेशनल सिक्योरिटी, इन सब को कवर करता है। इसका मतलब ये हो रहा है कि साइबर जो है, हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, हम कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं इन सब एरियाज़ के अंदर में, तो कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये सब चीज़ें वल्नरेबल हैं हमारे साइबर अटैक से। फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्मेशन, इनके द्वारा डाटा दिया गया, उसके अंदर इनके द्वारा क्या बोला गया, साइबर सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो डाटा दिया गया, उसके अंदर इनके द्वारा बोला गया कि इस ईयर 2020 के अंदर में जनवरी से लेके अगस्त तक लगभग 7 लाख के करीब में साइबर अटैक हुए, और ऑन एन एवरेज एक साइबर अटैक का कॉस्ट पड़ रहा है हमें 4500 रुपये। मतलब अगर एक साइबर अटैक किया जा रहा है, जैसे चाहे वो किसी भी एरिया के अंदर हो, कुछ हो सकता है, जैसे मान लो कोई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैंकिंग के ऊपर कर सकते हो आप, ठीक है, बैंकिंग के ऊपर कर दिया, न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर कर दिया, नॉर्मल भी हो सकता है हमारा, जैसे छोटे मोटे रिटेल कस्टमर टाइप होते हैं, उनका छोटा मोटा आपने क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का डाटा वगैरह उड़ा लिया, किसी का डाटा ब्लॉक कर दिया, तो उस टाइप का काम भी हो सकता है। लेकिन एवरेज जब मिलाते हैं इनकी, कुछ अटैक काफ़ी बड़े बड़े हो सकते हैं, 500 करोड़, 1000 करोड़, और कुछ अटैक छोटे हो सकते हैं, और जब उनकी एवरेज, बड़े अटैक छोटे अटैक की एवरेज मिलाई जाएगी तो 4500 करीब के करीब में एवरेज कॉस्ट पड़ रहा है हमारे एक अटैक का, और 7 लाख के करीब तो अभी तक अगस्त तक ही हमारे इतने अटैक हो गए, तो उसको हमें टैकल करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। तो क्यों ये हमें ज़रूरी है, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क हमारे पास में क्यों होना चाहिए, ये हमारे लिए इसी होना चाहिए। फर्स्ट तो नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना, जैसे हमारा जो D-Track मालवेयर हमने देखा था, जिसने कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर में अटैक किया था, तो उस टाइप के अटैक अगर होते हैं तो वो तो इंडिया के लिए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट, वैसे बैंकिंग वगैरह सेक्टर, तो एक तरीके की नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क होना चाहिए हमारे पास। और फर्स्ट टाइम इसके बारे में बोला गया था कारगिल रिव्यू कमेटी, जो कि कारगिल की वॉर के बाद में बनाई गई थी, कि क्या कमियां रही, कैसे उसको सुधारा जा सकता है, कैसे सिक्योरिटी को, बॉर्डर सिक्योरिटी को अच्छा किया जाए। तो उस समय कारगिल रिव्यू कमेटी 1999 उनके द्वारा बोला गया था कि इस टाइप का आर्किटेक्चर अच्छे से बनना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल इकॉनमी। डिजिटल इकॉनमी जिसके अंदर में डिजिटाइजेशन इंक्रीज़ होती जा रही है, सर्विसेज डिजिटल वे के अंदर लेके आना, हमारे द्वारा पेमेंट डिजिटल वे के अंदर में करना, उसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। और उसके अंदर में इंडिया के अंदर में टोटल इकॉनमी की बात करते हैं तो 14 से 15% उसमें काम आ रही है, इतने के ऊपर। ऑनलाइन आप सेल करते हो, ई कॉमर्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो, ऑनलाइन पासपोर्ट मंगवाते हो, वो सब आ जाएगा डिजिटल इकॉनमी में। तो उसके ऊपर भी अटैक किया जा सकता है, और ये 2024 तक लगभग 20% के करीब में पहुंच जाएगी। फिर आता है हमारे पास में और कम्प्लेक्सिटी, हमारे साइबर
सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के अंदर में और कम्प्लेक्सिटी ऐड की जाती है। जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग, एज कंप्यूटिंग, ये जो हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करती हैं आपकी डाटा प्रोटेक्शन के लिए। फिर आपने डाटा को सिक्योर भी करना है। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे अमेजोन, गूगल वगैरह, ये इतना सारा डाटा आपका एक्सेस कर रही हैं, कैसे उसको यूज़ करेंगी, उसकी प्रोटेक्शन वगैरह भी आपने इंश्योर करनी है। प्लस हमारी जो लोकल इंडस्ट्री वो आपसे डाटा वगैरह लेगी, उसकी प्रोटेक्शन इंश्योर करनी है आपने। ठीक है, तो ये सब इसमें आ जाता है। इसीलिए हमें अपनी डाटा सोवरेनिटी को मेंटेन करना है, डाटा लोकलाइजेशन, इंटरनेट गवर्नेंस को इंश्योर करने के लिए हमें आवश्यकता है एक साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की। अब इंडिया में पहले से अवेलेबल है साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कौन सा फ्रेमवर्क है। ये हमारे पास में फ्रेमवर्क है जिसके अंदर में लेजिस्लेटिव मेजर के अंदर में आईटी एक्ट है, नेशनल सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 और कंपनी एक्ट के अंदर में थोड़ी 2-3 प्रोविज़न है। उसके अलावा हमारे पास इंस्टीट्यूशन के अंदर में सर्टिन 2004 के अंदर बनी थी। उसके अलावा फिर नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है। उसके अलावा नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर है। फिर I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये हमारे पास में इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं पहले से, लेकिन इनमें कुछ प्रॉब्लम आती हैं। जैसे अगर आपसे पूछा गया साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, तो आप बताओगे इंडिया में पहले से अवेलेबल है। उसके बाद में आप बताने लगोगे इसके बारे में। प्रॉब्लम क्या है, आईटी एक्ट में क्या है, मेजॉरिटी जो ऑफेंस हैं वो बेलेबल हैं, बेल मिल जाएगी आपको ईजिली। इसके अंदर में साइबर वॉरफेयर का कोई मेंशन नहीं है। ठीक है, रिटेलिएशन स्ट्रेटजी, इनके बारे में कुछ मेंशन नहीं है। स्पैमिंग कोई लीगल नहीं बोला गया है। स्पैमिंग के अंदर में नॉर्मल आप मतलब किसी को तंग करने के लिए फ्लड कर देते हो उनका मैसेज बॉक्स वगैरह, ठीक है, या मतलब उनकी प्रोसेसिंग से ज़्यादा उनकी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा ओवरलोड कर देते हो, तो उस टाइप की चीज़ों को इलीगल नहीं माना गया है। डाटा प्राइवेसी के ऊपर ये साइलेंट है। नेशनल साइबर पॉलिसी हमने 2013 में लेके आए थे, लेकिन इसको अभी भी बोला जा रहा है, इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। 2-3 चीज़ें इसके अंदर में की क्रिटिकल, जैसे ये जो हमारे पास में नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए हमने प्रोटेक्शन सेंटर बनाया कोऑर्डिनेशन के लिए, लेकिन ये भी उतने अच्छे से वर्क नहीं कर रहे। और जो एक्चुअल में कोहेरेंस लेके आनी थी वो तो हमारी इस पॉलिसी से नहीं आ पाई, तो ये पॉलिसी फेल हो गई, ऐसा बोला जा रहा है इनके द्वारा। उसके अलावा ड्राफ्ट स्टेज के अंदर है डाटा प्रोटेक्शन लॉ, जो हमने पीछे देखा, लेकिन वो भी तो पास नहीं हुआ, अभी ड्राफ्ट ही है, वो काफ़ी समय से पड़ा हुआ है वो। ठीक है, BN श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट आई थी 2018 में, उसके बाद 2 साल आपके बीत गए, अभी तक आपने कुछ नहीं किया। फिर आपके पास में कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है साइबर सिक्योरिटी के लिए, आप IT एक्ट के ऊपर में डिपेंडेंट हो। फिर आता है हमारे पास में कोई साइबर डॉक्ट्रिन नहीं है, जैसे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन थी वैसे ही हमारे पास में साइबर डॉक्ट्रिन नहीं है। उसके अलावा ये तो प्रॉब्लम आई इसके अंदर में प्रॉब्लम आई। अब इंस्टीट्यूशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम ये आ रही है कि ओवरलैपिंग काम कर रहे हैं ये। जैसे हमारे पास में इस केस के अंदर में एक तो हमारे पास में ये थी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम 2004 में बनाई थी। इसके अलावा ऐसे ही हमने देखा था पीछे सेक्टोरल सर्ट भी अवेलेबल हैं, जैसे डिफेंस की अपनी अलग होगी, फाइनेंस की अलग होगी, तो ऐसे ऐसे अलग अलग मतलब एक तरीके से इतनी सारी आपने बॉडीज़ बना के रखी हैं। और ऊपर से कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जो है स्टेट वाली अलग हैं, तो स्टेट के अंदर अलग हैं, मिनिस्ट्रीज़ के अलग हैं, तो आपने मतलब इतनी सारी ओवरलैपिंग काम करके रखा हुआ है, उससे अच्छे से काम नहीं बनेगा। US, सिंगापुर, UK जैसी कंट्री में एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। फिर लैक ऑफ साइबर सिक्योरिटी वर्कफोर्स, साइबर सिक्योरिटी के लिए लगभग 1 मिलियन 10 लाख के करीब में प्रोफेशनल की आवश्यकता है इंडिया में, लेकिन इंडिया के पास इतनी चीज़ें नहीं है। प्लस इंडिया के पास में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में बता रहे हैं, और डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन इस केस के अंदर में नहीं है, तो सरकार के द्वारा बोला गया था हम 150 इंस्टीट्यूशन ऐसे क्रिएट करेंगे। तो 2 प्रॉब्लम। तीसरा आ रहा है इसमें, इंडिया अपने इक्विपमेंट के लिए फॉरेन वेंडर्स के ऊपर में डिपेंडेंट है। अब आप चाइना से, आप हमारे सारे फ़ोन चाइना से आ रहे हैं, चाइना से फ़ोन आएंगे तो चाइना का उसमें जो सिस्टम है वो सारा चाइनीज़ सिस्टम उसमें यूज़ हुआ है। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर चाइना हमारे ऊपर स्पाई करना चाह रहा है तो चाइना आराम से उसको यूज़ कर सकता है और साइबर सिक्योरिटी हमारी काफ़ी वल्नरेबल होगा। जैसे हमने लगभग 3.5 लाख करोड़ के करीब में अप्रैल 2019 से लेके फरवरी 2020 तक, मतलब लगभग 10 महीनों के अंदर में 4 लाख करोड़ तक का सामान खरीदा, उसमें से 40% चाइनीज़ है जो कि हमारा दुश्मन है। तो फिर आप साइबर सिक्योरिटी कैसे इंश्योर कर सकते हो? मैक्सिमम अटैक तो आपके ऊपर जो वल्नरेबल हो, आप जो नेशनल अटैक आपके ऊपर किया जा सकता है वो तो एक पाकिस्तान जिनकी हालत थोड़ी ख़राब है, और चाइना से किया जा सकता है, और आप उसी से सामान सारा खरीद रहे हो। प्लस 5G के अंदर अगर चाइना को इंट्रोड्यूस करोगे तो फिर और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाओगे। प्लस इंडिया के पास में एक्टिव साइबर डिफेंस की स्ट्रेटजी नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल के ऊपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। प्लस इनकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए इंडस्ट्री के साथ में, ठीक है। प्लस हमारे पास में डाटा सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और जैसे ही आपके ऊपर अटैक होता है ऑटोमेटिक ये सारी इन्फॉर्मेशन इन सब पार्टनर के पास में सर्कुलेट हो जाए और ये अपग्रेड उसको कर पाएँ। तो हमारे पास में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। हमने इक्का दुक्का मतलब इस टाइप की बॉडी बनाई हुई है, लेकिन ये भी मतलब काम कर रही हैं।
बट उस लेवल पे काम नहीं कर पा रही, कोऑर्डिनेशन वगैरह इंश्योर नहीं कर पा रही है जिस लेवल पे इनको करना चाहिए। तो ये आ गया एक्टिव साइबर डिफेंस, हमारे पास में नहीं है, जो कि हमारे जैसे जर्नल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो मैंने बताया यूरोपियन यूनियन ने उसको अडॉप्ट किया हुआ है, उसके अंदर में इस टाइप के प्रोविज़न है, और यूएस के अंदर में भी इस टाइप के प्रोविज़न है, लेकिन इंडिया के अंदर में इस टाइप के प्रोविज़न नहीं है। फिर वे आउट में क्या करेंगे, लेजिस्लेटिव मेजर के अंदर में डेडिकेटेड लॉ लेके आओ, साइबर डॉक्ट्राइन लेके आओ, जो 2013 वाली पॉलिसी है उसको अपडेट करो, प्लस इंटीग्रेटेड अप्रोच रखो। इंटीग्रेटेड अप्रोच के अंदर में जैसे आप नई अगर 2013 की साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को अपडेट करते हो और नई साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लेके आते हो, तो उसको इंटीग्रेट करो नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी के साथ में, ताकि ये सब काम करे, बिकॉज ये सब चीज़ें मैच्ड हैं। उसको साइबर सिक्योरिटी वाली पॉलिसी को नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी के साथ मैच करो, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के ऊपर मैं उसको उसके साथ में अटैच करो, क्योंकि ये सब चीज़ें कोलैबोरेशन में काम कर रही हैं। इंस्टीट्यूशन के अंदर में क्या कर सकते हो, स्ट्रेंथन करो जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है, जो भी हमने पीछे नाम देखे इन सबको स्ट्रेंथन करो, पहली बात तो ये। फिर इंडिजिनाइजेशन प्रमोट करो, जो भी प्रोडक्ट इसके अंदर में यूज़ किए जाते हैं इनके द्वारा, उसके अंदर में इंडिजिनाइजेशन करो ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अलावा लास्ट के अंदर में हम देख सकते हैं साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन लेके आओ, आईआईटी, एनआईटी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इस क्षेत्र में लेके आओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कफोर्स आपके पास हो। तो यहाँ पे हमारा साइबर सिक्योरिटी ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे फर्दर टॉपिक देखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। थैंक यू।